दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आनंद शर्मा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आरक्षण। आरक्षण क्या है, ये क्यों है, ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है हमें इसे समझना है और एक संतुलित समन्वित दृष्टिकोण का निर्माण करना है। साक्षात्कार में किस प्रकार से अपना उत्तर होना चाहिए, हमें यह तैयार करना है। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अपनी ओर से आज जो जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ, आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों है, कहाँ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट में, इन दोनों में कहाँ कहाँ आरक्षण पर चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से निर्णयों में आरक्षण की बात की है, आर्थिक आधार पर क्या आरक्षण होना चाहिए नहीं, इस पर हम थोड़ा सा सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु पर चर्चा करेंगे। मैं उसके लिए भी कंटेंट लाया हूँ। क्रीमी लेयर पर हम बात करेंगे जो ओबीसी में अभी चल रहा है, और हाल ही में SC/ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा हुई है। इसके बाद उपवर्गीकरण, जो SC में कोटा दिए जाने को लेकर हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे और अंत में निष्कर्ष लेंगे कि क्या हमारा आंसर होना चाहिए बोर्ड के सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने। और वैसे भी एक आम चर्चा होती है तो उसमें भी हमें एकांगी दृष्टिकोण के साथ नहीं चलना है, हमें सभी वर्गों की दृष्टि से देखना है। ठीक है मित्रों, तो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि मेरे द्वारा लाए गए कंटेंट को अच्छे से चर्चा में ले सकूँ। आरक्षण क्या है, यह प्रश्न जब उठता है तो हम सीधा सा जानते हैं कि यह सकारात्मक विभेद है, सकारात्मक भेदभाव। ये भेदभाव है अपने आप में, आप जानते हो, लेकिन ये सकारात्मक भेदभाव है जिसका उद्देश्य समानता स्थापित करना है। टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। समझ में आ गया आपको? संविधान में किया गया वह प्रावधान या वह सकारात्मक विभेद जो वंचित वर्गों, जो अंतिम पंक्ति में हैं, जो सैकड़ों हजारों सालों से उत्पीड़न झेलते रहे हैं, हाशिए पे रहे हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ना, उनका कल्याण करना जिनका उद्देश्य है, अर्थात समानता स्थापित करना जिसका उद्देश्य है, वह प्रावधान आरक्षण कहलाता है। अब क्यों है ये? आप जानते हो, हम विविध धर्मों वाले देश में रहते हैं, जहाँ वर्ण व्यवस्था रही है वर्षों तक, और जाति व्यवस्था बहुत ही क्या बोलते हैं, जटिल, जिसे बहुत ही रूढ़ जाति व्यवस्था बोलते हैं, वो हमारे समाज में चली है। तो विभेद होना स्वाभाविक बात था, और यह विभेद असमानता को जन्म दे देता है। और ये असमानता सामाजिक स्तर पर आप देख पाते हैं, छुआछूत है ना, कार्य करने की बाध्यता, पवित्र स्थलों मंदिरों में नहीं जाने देना, इस प्रकार के आम बात देखी जाती है। आर्थिक असमानता आ गई इसके कारण, शैक्षणिक रूप से वो लोग पिछड़ गए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिला। तो इन सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो क्यों भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कहाँ है आरक्षण? मित्रों एक बात और, जब ये असमानता बढ़ती जाती है तो इसका अंतिम परिणाम विनाश होता है, विनाश। मार्क्सवाद आपने पढ़ा होगा, यूरोप में कार्ल मार्क्स एक महान विचारक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब सर्वहारा वर्ग, जिसे उन्होंने मजदूर वर्ग को नाम दिया था, सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग, जब अत्यधिक पीड़ित हो जाएंगे और वह पीड़ा एकीकृत होकर, संगठित होकर जब पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति के रूप में प्रस्फुटित होगी, तो अंतिम परिणाम विनाश होगा, ये उन्होंने कहा था। बात सही भी है। तो यह असमानता कम हो, यह सरकार का भी उद्देश्य है, संविधान का भी उद्देश्य है, ताकि सबका कल्याण, सबका साथ, सबका विकास हो सके। कहाँ है आरक्षण? थोड़ा इतिहास में, बैकग्राउंड में हम जाएं तो मित्रों, शाहूजी महाराज मराठा के जो शासक थे, उन्होंने सेना में एक विशेष वर्गों को आरक्षण दिया था जो शारीरिक रूप से सबल थे और पिछड़ी जातियों के लोग थे, तो उनको भी एक कोटा निर्धारित करा था। मैसूर के राजा ने इस प्रकार की बातें करी थी, और अंग्रेज़ों ने तो बेशक दूसरे रूप में ही सही, लेकिन आरक्षण का प्रावधान किया था। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आप देख लीजिए, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल लाया। हालांकि इसके पीछे उनका उद्देश्य फूट डालो, राज करो,
टुकड़ों की राजनीति करने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक आरक्षण का ही रूप था। इसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे 1930, 31 और 32 में, इसमें भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचायत जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित की गई थी, इसमें भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात करी थी। एक प्रकार से वो भी आरक्षण ही है, राजनीति में आरक्षण। हालांकि इस पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में मतभेद हुआ था, विचार भिन्नता थी। महात्मा गांधी चाहते थे कि निर्वाचक मंडल केवल SC ST या दलितों का नहीं होना चाहिए, उसमें वोट का अधिकार सभी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। और फिर पूना पैक्ट हुआ था। ये सब बातें आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, कहाँ है आरक्षण। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में कैसे व्याख्या की है, किन प्रावधानों को वैध माना है और किन को अवैध करार दिया है, तो ये देखेंगे। पहले हम संविधान में कहाँ आरक्षण है यह थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अनुच्छेद 15(4) ये कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों व SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या प्रावधान कर सकता है? आपको पता है, अनुच्छेद 14, 15, 16 ये समानता की बातें करते हैं, और इसी में इसका अपवाद दिया है अनुच्छेद 15 का। आपको पता है, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद को समाप्त करता है। लेकिन वो विभेद कहाँ कर सकते हैं, कहाँ प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, वो अगर युक्त लगता है सरकार को, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार अगर प्रावधान करेगी तो उसे भेदभाव नहीं माना जाएगा, यानी ये विभेद सकारात्मक विभेद है। ऐसे ही आर्टिकल 15(5) में शिक्षा के क्षेत्र में इसको जोड़ा गया है। 16(4) की बात करें तो लोक नियोजन में सरकार प्रावधान कर सकती है, नियुक्ति में आरक्षण दे सकती है। 16(4)A और 4B क्रमशः पदोन्नति में आरक्षण व वेटिंग लिस्ट SC ST के लिए तैयार करने का प्रावधान है। सरकार ने जो आरक्षण के नियम बनाए हैं वो संविधान से प्रेरित होकर बनाए हैं। हमारा संविधान अनुमति देता है इस बात की, यानी जो आरक्षण है वो संवैधानिक है, इसलिए हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। 243D and T ये पंचायतों और नगरीय निकायों में आरक्षण की बात करता है, जिसमें SC ST को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना है, और OBC का आरक्षण राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है कि वो अपने राज्य में कितना देंगे। अलग अलग राज्य सरकार अलग अलग देती है। महिलाओं को भी अब तो बहुत सारे राज्य ने 50% आरक्षण तक दे दिया है। मध्य प्रदेश भी उसमें से है जिन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है, बिहार के बाद। इसी प्रकार 330, 332, 330 में लोकसभा में SC व ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, आपको पता है। 332 में राज्य विधानसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, और 35 तथा 47 सीटें मध्य प्रदेश की विधानसभा में हैं। आप जानते हैं, SC के लिए 35, ST के लिए 47, टोटल 82 सीट्स ST व ST के लिए रिजर्व की गई है। आर्टिकल 334 में इसकी समय सीमा की चर्चा की गई है, आप जानते ही हैं, जिसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है हाल ही में, ये भी आपको पता है। संविधान में कहाँ आरक्षण है ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को कहाँ कहाँ उचित ठहराया है, कहाँ कहाँ इसके विरोध में पक्ष रखा है। तो मैंने कुछ वाद लिखे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, 7-8 वाद हैं। इनमें आरक्षण की क्या क्या बात की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मित्रों, आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इंदिरा साहनी 1992, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीमा का अवधारणा दी थी कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं हो सकता। ये नियुक्तियों की बात चल रही है और सीटों की भी, तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़, क्रीमी लेयर की बात यहाँ पर की थी, कुछ मानक निर्धारित होने चाहिए पिछड़ेपन के। और एक और बात इंदिरा साहनी केस में जो आई थी वह थी पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो आप ये बिंदु इंदिरा साहनी का केस के द्वारा याद रखना, ये काफ़ी चर्चित केस रहा है, आप इसको और विस्तार से देख सकते हो। अभी एक दृष्टिकोण के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि आरक्षण की सीमा 50% इंदिरा साहनी केस में करी थी। 9 न्यायाधीशों की बेंच थी, उन्होंने फैसला सुनाया था। RK सबरवाल वर्सेस पंजाब राज्य का केस 1995 में आया था मित्रों। इसमें कहा गया था कि
कोई व्यक्ति आरक्षित श्रेणी का है और वह अनारक्षित पदों में चयनित होता है, यानी मान लीजिए SC ST या OBC का है और वह जनरल से फाइट करता है, तो उसे आरक्षित श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, वो जनरल से ही फाइट किया हुआ माना जाएगा। और SC ST के लिए या OBC के लिए जो शेष रिजर्व हैं उनमें SC ST OBC के लोग चयनित अलग से होंगे। तो ये बात इस केस में की गई थी। जगदीश लाल वर्सेस हरियाणा राज्य केस 1997। मित्रों, इसमें SC ST के पदोन्नति वाले जो अधिकारी हैं उनकी वरिष्ठता से संबंधित प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया था। मैं आपको सरल भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो ऐसा था कि मान लीजिए प्रमोशन में कोई 2 व्यक्ति प्रमोट होते हैं एक दिन, एक जनरल का है A और एक SC का है B। ये 5 साल की सेवा पूर्ण कर चुका है और ये 4 साल की पूर्ण कर चुका है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण के कारण B की और A की पदोन्नति किसी एक ही डेट को होती है, जैसे आज होती है 14 अगस्त 2024 को। तो इनकी सीनियरिटी जिस पोस्ट पे इनका प्रमोशन हुआ है उस दिन से समान रूप से गिनी जाएगी, यानी आज से 1 साल बाद A व B समान रूप से वरिष्ठ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज से 1 साल बाद में A के 6 साल की सेवा हो गई और B की तो 5 की हुई, तो ये वरिष्ठ नहीं, पदोन्नति की डेट से वरिष्ठता की गिनती होगी। तो ये जगदीश लाल वर्सेस हरियाणा राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बाद EV चिनैया वर्सेस तमिलनाडु केस थोड़े दिन पहले काफ़ी चर्चा में रहा। 1 अगस्त की ही बात है। समाचार पत्रों की सुर्खियों में मुख्य सुर्खी यही थी, SC ST में कोटा वाला निर्णय सरकार ने सुझाव दिया था राज्य सरकारों को कि राज्य सरकार चाहे तो SC व ST के आरक्षण में भी उपवर्गीकरण कर सकती है, मतलब कुछ जातियों को आरक्षण दे कुछ को ना दे, ऐसा प्रावधान कर सकती है, क्योंकि अंत्योदय करना है। बहुत सारी जातियां हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला। तो ये फैसला EV चिनैया वर्सेस तमिलनाडु राज्य के खिलाफ दिया गया है। मतलब EV चिनैया केस जो 2004 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST के अंदर क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें उपवर्गीकरण नहीं होगा, लेकिन अपने ही फैसले को लगभग 20 साल बाद पलटा है, बदल दिया है। समझ गए आप? ओके। अब EV चिनैया के बाद M नागराज केस की यदि हम बात करें, M नागराज 2006 का मामला है मित्रों, और इसमें सरकार ने SC ST में पदोन्नति में जो आरक्षण दिया गया था सरकार ने 85वें संशोधन द्वारा, उसको वैध करार दिया था, उसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा था। तो ये भी बहुत चर्चित केस था। तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक पक्ष में ही रहा है और बात भी सही है। आप अगर दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर देखेंगे तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़ापन है अभी भी, जब तक समानता नहीं स्थापित हो जाती। ये आरक्षण इसी प्रकार सरकार जारी रखेगी। हालांकि एक मुद्दा उठता है कि सवर्ण वर्ग में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उनको 10% EWS आरक्षण देने के बाद में एक जनता में संतोष का भाव भी आया है। हमें संतुलित दृष्टिकोण बनाकर चलना है। अगला केस है अशोक सिंह ठाकुर वर्सेस भारत संघ। मित्रों, आपको बता दूं 2008 में ये केस आया था और इसमें सरकार ने केंद्रीय शिक्षा संस्थान में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 लाया था, उसको चुनौती दी गई थी इस केस में। तो उसको बरकरार रखा था कि दे सकती है सरकार प्रवेश में आरक्षण, और 93वें संविधान संशोधन में भी इसी प्रकार की बात की गई थी, तो उसे भी वैध करार दिया था। और एक बात और अशोक सिंह ठाकुर में कही थी कि क्रीमी लेयर OBC में ठीक है, SC ST में नहीं होना चाहिए। तो वही EV चिनैया वाली बात को दोबारा रिपीट अशोक सिंह ठाकुर केस में भी की गई थी। यहाँ इन तथ्यों को आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन तथ्यों के हवाले से ही आपका आंसर मजबूत बनने वाला है। इस चीज़ को समझ लो। आप बताओगे वहाँ पे जैसे क्रॉस क्वेश्चन होगा कि सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने EV चिनैया मामले में ऐसा कहा है, मना कर दिया था उपवर्गीकरण का। अशोक सिंह ठाकुर में भी SC ST में उपवर्गीकरण का मना कर दिया था। उस समय स्थितियाँ थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन सरकार के पास भी सारे डाटा नहीं है, और प्रारंभिक तौर पर SC ST के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी विरोध किया है। तो सरकार त्वरित निर्णय नहीं लेगी, इस पर विचार किया जाएगा, डाटा कलेक्ट किया जाएगा, आम सहमति बनाई जाएगी, जागरूकता
बढ़ाई जाएगी, शिक्षा इसका प्रसार किया जाएगा, तब कोई निर्णय ले जाना उचित होगा। ये हम आगे बताएंगे। मित्रों, ऐसे ही महाराष्ट्र का केस तो बहुत चर्चित था, ये तो आपने उस टाइम पढ़ा ही होगा। जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस महाराष्ट्र केस। इसमें मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने 50% के अलावा 13% आरक्षण मराठों को देने का प्रावधान किया था। तो इसे गलत कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था सरकार ने, कोर्ट ने। जनहित याचिका अभियान वर्सेस भारत संघ जो केस हाल ही में थोड़े दिन पहले, पिछले वर्ष की बात है, 103वें संशोधन की संवैधानिकता को इसमें कोर्ट ने बरकरार रखा था, यानी EWS का 10% आरक्षण वैध है, ऐसी बात की थी। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है अभी तक के केसेस में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो कुछ दिन पहले SC ST में उपवर्गीकरण की चर्चा हुई है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, 31 जुलाई को ये माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया था और सुझाव दिए थे इसमें। इस निर्णय की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST में सब कैटेगराइजेशन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं है। मैं आपको बता दूं, 14 समानता के अधिकार की बात करता है, 341 माननीय राष्ट्रपति महोदय को अधिकार देता है कि वह अनुसूचित जाति को अधिसूचित कर सके, 341 और 342 ST के लिए। तो इनका उल्लंघन नहीं है, पहली बात ये बोला कोर्ट ने। दूसरा बोला, आरक्षण एक पीढ़ी तक ही सीमित हो, दूसरी पीढ़ी इसकी हकदार ना हो, ये बात की है मित्रों माननीय न्यायालय ने। फिर है क्रीमी लेयर वाली बात, क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर करने की नीति सरकार को बनाना चाहिए, ये भी कोर्ट ने कहा है। क्योंकि एक बार आरक्षण ले लेते हैं, आय अच्छी हो जाती है 8-9 लाख, तो फिर उसको छोड़ना चाहिए ताकि दूसरों लोगों को मौका मिले। हालांकि विशेषज्ञ लोग, बहुत सारे विचारक ये भी कहते हैं कि सिर्फ आरक्षण देने से, आय बढ़ने से सामाजिक विभेद समाप्त नहीं हो जाता है। बहुत सारे लोग जॉब लग गए हैं लेकिन फिर भी उनके साथ छुआछूत की जा रही है, तो क्या आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए? तो इसके जवाब में दूसरे विवेचक ये भी, जो विवेचना करने वाले लोग ये भी बोलते हैं कि भाई साहब, आरक्षण इसका समाधान नहीं होना चाहिए, साथ साथ ऐसे कानून बनना चाहिए जो अस्पृश्यता को पनिशेबल करे, हार्डली होना चाहिए इनकी। तो ऐसी चीज़ें सामने आना चाहिए, ये भी इसका एक समाधान के रूप में हम दे सकते हैं। और फिर एक जो चौथी बात है वो कहा था कि राज्य सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए सब कैटेगराइजेशन नहीं करेगी। तो कोर्ट ने 4 बातें कही थी, साथ साथ सावधान किया था सरकार को कि आप ऐसा नहीं करोगे किसी एक कैटेगरी को 100% आरक्षण दे दो। जैसे SC में जाटव है तो जाटव को 100% आरक्षण दे दिया, ऐसा आप कभी नहीं करोगे, है ना। इस बात का ध्यान रखना और पूरे डाटा के बाद ही आप इस प्रकार का करना। हालांकि मानना नहीं मानना सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है, ना कि कोई आदेश दिया है। और ये आप पढ़ लेना विस्तार से इसमें कि 7 जजों की बेंच थी जिसमें 6-1 से फैसला आया है और CJI थे इसमें। तो आप पढ़ लेना इसको विस्तार से, देख लेना इसको पहुँच करके। फ़िलहाल मैंने आपको जो मुख्य बातें थी वो बता दी। थोड़ा मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्थिति देख लेते हैं ताकि ये डाटा आपको याद रहेंगे तो आपका आंसर बेहतर रहेगा। अगर आपको पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है तो ये काम आएगा बहुत। आप जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में 89 ST ब्लॉक है, आदिवासी विकास खंड, जिनमें और 43 ST जनजातियाँ हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, आम जो हम डाटा देखें, डाटाबेस देखें तो जनजातियों में गोंड, भील, भीलाला, कोल, डामोर, बारेला, इनको आरक्षण का लाभ अपेक्षाकृत अधिक मिला है। किन की अपेक्षा? सहरिया, उरांव, नगेसिया, मुंडा, मावासी, पनिका, ये इनकी अपेक्षा इनको ज़्यादा मिला है, इसलिए उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। यह मुद्दा सकारात्मक रूप से देखा जाता है। दूसरी ओर SC की बात करें तो जो 16% आरक्षण दिया जाता है उसमें से जाटो, महार, मेहरा, अहिरवार लोगों को ज़्यादा मिला है। वहीं बेड़ियाँ, बसोर, बेलदार, चितार, सपेरा, पासी, इनको कम मिला है। तो ये भी एक मुद्दा उपवर्गीकरण के पक्ष में हम बता सकते हैं कि ऐसा है साहब, ऐसा है, पक्ष का एक बनता है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो क्यों उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए, उसमें हम ये फिर से विभेद करेगा, SC को फिर से बांट देगा और टुकड़ों टुकड़ों वाली बातें आ जाती है ना। अधिक विभेद हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, टुकड़े वाली बात आ जाती है, बढ़ जाएगा समाज। दूसरी, अभी पर्याप्त डेटा भी नहीं है। मान लीजिए आपने उपवर्गीकरण में किसी एक जाति को SC से बाहर किया, बाहर SC से नहीं किया, आरक्षण कम दे दिया,
क्या उसी जाति के सभी लोगों को आरक्षण मिल चुका है क्या? नहीं मिल चुका है, कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला। तो ये तर्कसंगत अभी नहीं हो सकता जब तक पूरा डाटा नहीं हो जाता। उपवर्गीकरण में भी उपवर्गीकरण करो फिर। या दूसरी चीज़, अवांछित राजनीतिक महत्वाकांक्षा के उद्देश्य से सरकार या विपक्ष या राजनीतिक दल इस डाटा का गलत उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। दूसरी ओर उपवर्गीकरण के पक्ष में कुछ फैक्टर आते हैं, जैसे अत्यंत ही पिछड़े लोगों को न्याय दिलाना है, साहब इसलिए कर रहे हैं। समावेशी विकास करना है हमें। ओबीसी में क्रीमी लेयर चल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं चल सकता, ये भी एक प्रश्न होता है। राज्य सरकार को शक्ति दी जानी चाहिए, जो कि संघवाद को बढ़ावा मिलता है। राज्य सरकार को इस प्रकार की शक्ति दोगे तो प्रतिस्पर्धी संघवाद, सकारात्मक संघवाद, तो ये चीज़ें पक्ष में जा रही है। अब ये डाटा आपके पास रहेगा ना, आप संतुलित बोल पाओगे। दूसरी चीज़, एक 2006 में पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें SC/ST आरक्षण में 50% आरक्षण जो था वो वाल्मीकि व मजहबी सिखों को दे दिया था। हाई कोर्ट ने 2010 में इसे रद्द कर दिया था, तो ये भी आप याद रखना। अब आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी कि क्या स्थिति है आरक्षण की। अब हम चलेंगे निष्कर्ष पर। आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। एक बिंदु और है, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण करना चाहिए, ये प्रश्न हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए दोनों तथ्य बताते हुए कि सर इसके कुछ पॉजिटिव से कुछ नेगेटिव से, फिर वो पूछेंगे तो हम बता देंगे। आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण करते हैं तो बाधाएं जो आएंगी हमारे सामने, क्रीमी लेयर तय करने की चुनौती हमारे सामने है। एक तो डाटा नहीं है पूरा, दूसरी बात भ्रष्टाचार की आशंका है, लोग नकली सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो जब तक संपत्ति का और आय का पूरा डाटा नहीं जुटा लिया जाता, उनको डिजिटल नहीं कर दिया जाता, तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हमें पहले ये तैयारी करनी होगी, ये चुनौती है। दूसरा, सामाजिक न्याय का उद्देश्य जातिगत असमानता को दूर करना है, ना कि आर्थिक असमानता को। आर्थिक असमानता को तो करना ही है, जातिगत असमानता हमारी प्राथमिकता है, जो कि पैसे से नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग अच्छी आजीविका के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी छुआछूत का शिकार है। तो आर्थिक रूप इसका नहीं है, सामाजिक रूप से देना चाहिए जो छुआछूत के शिकार है उनको भी। तो ये इसका नेगेटिव है। आर्थिक रूप से क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, उसके पक्ष में ये बात है। सामाजिक वर्गों में तनाव व असंतोष भर देगा ये। वो बोलेंगे बहुत सारे लोग हैं जो नकली सर्टिफिकेट के द्वारा आरक्षण ले रहे हैं और हम तो समाज रूप से पिछड़े हैं, आय भले ही हमारी हो गई है लेकिन हमें फिर भी विभेद का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें किस हद तक कारगर है, अगर ये हम बात करें तो हम कहेंगे कि जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे तो पहली चीज़ तो उच्च वर्गों में भी कुछ कमज़ोर लोग हैं, उच्च जातियों में भी तो उनको ये मिलेगा, और निम्न जातियों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, वो लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अंत्योदय होगा। ठीक है, तो इसलिए आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दूसरी बात, आरक्षण भेदभाव समाप्ति पे किस हद तक कारगर रहा है, अगर ये बातें रहें तो सामाजिक बहुत गहरी जड़ ये जमा चुका भेदभाव को कम करने में थोड़ा इसने योगदान दिया है। एक मुद्दा उठता है कि सामाजिक एकता में बाधा है, दोयम दर्जे से देखा जाता है जो लोग आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं। एक योग्यता का मुद्दा आता है कि एक अधिक योग्य व्यक्ति हो आरक्षण के कारण अंदर नहीं जा पाता है, ये मुद्दा समाज में चर्चा में रहता है। एक समयबद्ध समीक्षा का अभाव है, आरक्षण चल रहा है साहब, समय बढ़ाते जा रहे हो आप लगातार 10-10 साल, पर क्या इसकी समीक्षा कर रहे हो सरकार द्वारा, क्या ऐसी कमेटियां समय, ये भी मुद्दा है। तो ये सब बिंदु आपके आंसर में समाहित होना चाहिए जब वो पूरक प्रश्न करते हैं, और इन सब पे आधारित आपका उत्तर बनना चाहिए। आरक्षण से आर्थिक उन्नति और प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद विभेद बरकरार है, इसके लिए वैधानिक उपाय किए जाने आवश्यक है, यानी आप कानून बना करके विभेद को समाप्त कर सकते हैं। ये हमारी सारी चर्चा रही है आज की। निष्कर्ष पर हम जाएंगे तो कौन से बिंदु रहेंगे। पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, जिस चीज़ को संविधान ने मान्यता दे रखी, क्या उसके खिलाफ आप जाओगे? नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। तो आप आरक्षण को सही ठहराना ही एक सही अधिकारी की पहचान है मेरे हिसाब से। तो भाई बेशक मैं भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं लेता हूँ, मैं जनरल वर्ग से आता हूँ, लेकिन ये चीज़ अगर संविधान में है तो आपको मानना पड़ेगा। ये चीज़ भी आप स्वीकार करते होंगे, हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमने देखा है बहुत सारे लोग वंचित है, पिछड़े हैं, तो आरक्षण तो होना चाहिए। आधार क्या हो, उसके प्रक्रिया क्या हो, ये चर्चा का विषय है।
पर अभी वर्तमान में तो हम इतने विकसित देश नहीं बन गए हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दें। और हमारे पड़ोस में जो बांग्लादेश में स्थिति बनी, आरक्षण का आंदोलन किस प्रकार से लील गया प्रधानमंत्री की कुर्सी को, आरक्षण से धीरे धीरे वो चरमपंथी लोग जुड़ते गए उधर, और विरोधी दल तो इस बात का मौका देख ही रहे थे, उन्होंने भी अपने उनको सक्रिय कर दिया। ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं और कितनी बड़ी स्थिति हो गई है, तख्ता पलट। तो इस संवेदनशील मुद्दे पर आंतरिक अशांति फैल सकती है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेना है, स्वीकार करना है आरक्षण को हमें। और दूसरी बात, समानता और न्याय की बात तो संविधान करता ही है। अंतिम उद्देश्य यही है। हम भारत के लोग से शुरू होने वाला हमारा संविधान का प्रस्तावना भी इसी मूल्यों की बात करता है, समानता और न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना है। और वर्तमान परिदृश्य को भी हमें हमारे उत्तर में ध्यान रखना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है आरक्षण को और उपवर्गीकरण पर भी सलाह दी है सरकारों को। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह स्पष्ट किया है कि फ़िलहाल SC ST में हम उपवर्गीकरण या क्रिमिनलाइजेशन नहीं लाएंगे। 100 SC व ST के सांसद उनसे मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और कैबिनेट में भी इस प्रकार की सहमति मिली है कि फ़िलहाल ऐसा नहीं किया जाएगा। अब फिर से प्रश्न उठता है कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट की बात का उल्लंघन हो गया? फिर तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुझाव दे सकता है। शासन में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका स्वतंत्र अंग है, तीनों अपने अपने काम करती है। विधायिका कुछ विधान बनाएगी, अगर वो संविधान के खिलाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है उसको बदलने के लिए, लेकिन सरकार स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अवमानना नहीं है, उनने आदेश नहीं दिया है, सुझाव दिया है। ऐसा आप बताना। कैसा आज का वीडियो आपको लगा? आपका एक कमेंट तो बनता है, मैंने जो कोशिश की है इस पर। जो भी हो मित्रों, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना मेरे लिए। मैं आपकी तरह एक्सपीरियंट हूँ, कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश करके डेटा जुटाया है और एक प्रयास किया है कि आपकी हेल्प हो सके इस गंभीर मुद्दे पर। और मैं भी सीखूंगा यदि आप कमेंट करेंगे तो, है ना। मैं कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं कि मैं सारे दृष्टिकोण को कवर कर पाया हूँ। आप अपनी बात रखें, हम सबका कल्याण की भावना से एक संतुलित आंसर बनाएंगे जो हमें लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और ऐसे ही बने रहिए।